नमस्कार। चर्चा के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं दीपाली सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 14 नवंबर को विभिन्न स्कूलों एवं संस्थाओं द्वारा बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा 14 से 20 नवंबर तक बाल सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के साथ उनकी सुरक्षा और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 से 20 नवंबर तक बाल अधिकार सप्ताह भी विश्व भर में मनाया जा रहा है। बाल सुरक्षा का मुद्दा कोरोना महामारी के काल में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वयस्कों के साथ कोरोना ने बच्चों की मानसिक, शारीरिक और शैक्षणिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित किया है। बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के साथ ही बाल विवाह, बाल तस्करी और बाल श्रम जैसे गंभीर मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बच्चों और किशोरों के यौन शोषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देश भर में अब प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित बाल्यावस्था मिले, ये उसका अधिकार है। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। बड़ों की तरह बच्चों के भी अपने अधिकार होते हैं। तो आज हम अपने इस कार्यक्रम में अपने मेहमानों के साथ बच्चों के अधिकारों और उनको प्राप्त कानून के बारे में जानेंगे और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि कोरोना महामारी काल के बाद बाल सुरक्षा की और कितनी आवश्यकता है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बाल सुरक्षा एक ऐसा विषय है जो हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये पूरा सप्ताह को बाल दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये मुद्दा अहम है, खास तौर पर तब जब पूरा विश्व महामारी के दौर से गुजर रहा है। बीते 18 महीने पूरे विश्व के लिए भारी पड़े। ऐसे में आने वाली चुनौतियों में हमें अपने बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में हमें तैयारी के साथ काम करना होगा। बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण समाप्त करने की दिशा में सामाजिक जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इसके साथ ही बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम गंभीर विषय हैं और इन विषयों पर समाज को जागरूक करने के लिए समाज के ही लोगों को आगे आना होगा। समाज के हर व्यक्ति को जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि आने वाले नए भारत में हमारे बच्चों का संपूर्ण विकास हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, उत्तर प्रदेश। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और इस महत्व को समझा कि बाल सुरक्षा कितनी जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा को और जानते हैं बच्चों के क्या अधिकार हैं, क्या कानून है और उनके खिलाफ जो बढ़ते अपराध हैं उस पर किस तरह से रोक लगाए जाने की अभी और आवश्यकता है। और इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाल कल्याण समिति की सदस्य डॉक्टर संगीता शर्मा जी। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक पुनीत कुमार मिश्र जी। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत पुनीत मिश्र जी आपसे करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि जो कोविड महामारी आई, ये विश्व भर में सबको प्रभावित किया, वयस्कों के साथ बच्चों पर भी इसका बच्चे सर्वाधिक असुरक्षित और बच्चे सर्वाधिक वल्नरेबल ग्रुप के हमारे हो रहे थे। हम लोगों का पूरा प्रयास रहा महिला कल्याण विभाग से, उत्तर प्रदेश सरकार से एवं केंद्र सरकार से कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस महामारी के काल के दौरान भी सारे कार्य किए जा सके। उनकी ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उनकी शैक्षणिक सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई जाए। इसके अतिरिक्त उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके पोषण के लिए वो समस्त कार्यक्रम संपादित किए जाते रहे जो पूर्व में संपादित किए जा रहे थे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन का अवसर था उस समय भी ये प्रयास किया गया कि उनको उनके घर तक वो चीजें, वो सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं जो पूर्व में उनको उपलब्ध कराई जा रही थी। विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, विभिन्न शैक्षणिक सत्रों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से वो सारी सुविधाएं उनको उनके घर तक उपलब्ध कराई जाएं। तो ये सारी कार्रवाइयां लगातार पैरेलल रूप से चल रही थी।
कोविड काल ने बच्चों को जो सर्वाधिक प्रभावित किया है वो उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा असर पड़ा है। ये महामारी का दौर था, इसमें हम सब प्रभावित हुए हैं। इवन हम ये नहीं कह सकते हैं कि केवल बच्चे ही प्रभावित हुए हैं या बड़े लोग नहीं प्रभावित हुए हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा इससे प्रभावित हुआ था और मानसिक स्वास्थ्य पर असर सबके आया था। एक असुरक्षा का भाव सब में लगभग आ गया था। बच्चे चूंकि ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, बच्चे हमारे छोटे होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उनके अंदर ये भाव अधिक आ रहा था। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक सुरक्षा को दृष्टिगत हमारे विभाग की तरफ से बच्चों के मानसिक संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए, उनकी ट्रामा काउंसलिंग के लिए हमने निमांस के माध्यम से, हमने विभिन्न हमारे जो अच्छे साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए, काउंसलिंग करवाई, काउंसलिंग सेशंस करवाए। ऑनलाइन काउंसलिंग का हमने विशेष प्रयास किया था। संवाद कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट के तो सहयोग से। क्या मामले इस दौरान आपको मिले, मतलब बढ़ते हुए आए, लोगों ने उसमें भागीदारी निभाई? बिल्कुल बिल्कुल भागीदारी बड़ा निभाई जा रही थी। एक्चुअली हमारी जो हेल्पलाइंस चलती हैं, वो चाइल्ड लाइन हो या फिर 181 वुमेन हेल्पलाइन हो या फिर 1090 पुलिस की हेल्पलाइन हो, इन सभी हेल्पलाइंस पे इस तरीके की जो चीज़ें आती थी, इस तरीके के जब प्रकरण कोई आते थे, तो उनको हम लोग काउंसलिंग के माध्यम से दूर करने के लिए पूर्णतः प्रयास कर रहे थे। और इसमें हमने जो हमारे रिनाउंस इंस्टीट्यूट्स थे, जैसे निमहंस है, उसको निमहंस बंगलौर के माध्यम से एक कार्यक्रम संवाद के रूप में भी हम लोगों ने पूरा उसको संचालित किया और उसमें काफ़ी अच्छा उसका प्रभाव भी हम लोगों को देखने को मिला। जी, तो कह सकते हैं कि मतलब सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि ये कोरोना काल के दौरान जो बच्चे प्रभावित हुए हैं उनको उसके प्रभाव, जो भी प्रभाव पड़ा, उसको कुछ कम करने में अपनी सहायता कर सके। अब हम अगला सवाल लेते हैं संगीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि बाल सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, हर परिवार से जुड़ा हुआ एक विषय, समाज से जुड़ा विषय है। तो आज के कोरोना काल के बाद ये सुरक्षा पे और ज्यादा ध्यान देने की कितनी आवश्यकता है? देखिए, हम जब कह रहे हैं बाल सुरक्षा, तो जाहिर सी बात है कि सुरक्षा की आवश्यकता बहुत है। अगर इसको रिलेट करके देखें तो सुरक्षा की मैं कहूँगी कि जो ज़रूरत है वो डबल हो गई है। जी, और डबल इसलिए हो गई है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल में कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो अपने अभिभावकों को खो दिया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके जो घर में कमाने वाला था वो नहीं रह गया। तो जाहिर सी बात है कि जो असुरक्षा है वो बढ़ गई। अब बच्चे भी कमाने के लिए निकल रहे हैं, बच्चों के परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है तो उनको उसमें एक अपना भागीदारी देनी पड़ रही है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कूल छूट गए हैं। अब स्कूल छूट गए हैं, वो घर में हैं, तो घर में भी उनके लिए असुरक्षा हो रही है। तो इस तरह से कोविड काल से अगर हम जोड़ करके देखें तो जितनी पहले सुरक्षा की आवश्यकता थी, अब हमको उससे ज्यादा एक्सर्ट करना पड़ेगा। आवश्यकता ज्यादा ही बढ़ गई है और हमको बहुत एंड्स पे काम करना पड़ रहा है। कि मान लीजिए जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता नहीं रहे, तो माता या तो कम पढ़ी लिखी है या ऐसी माता है जिसका कोई स्किल नहीं है, तो घर चलाने के लिए बच्चा स्कूल जा रहा था, अब उसको फीस देने के लिए नहीं, पैसा नहीं है, तो माता को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है। क्योंकि अगर माता संपूर्ण रूप से इस तरह से दूसरों पे आधारित रहेगी तो बच्चा असुरक्षित, वो इग्नोर होगा, वो पूरी तरह से वो असुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सुरक्षा की जरूरत अब तो बढ़ गई है और इस पे कई तरीकों से काम किया जाने की आवश्यकता है। हाँ, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो चाहे बच्चों को लेकर। हम इन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन हमारे साथ एक और मेहमान अब जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार शारदा शुक्ला जी भी हमसे जुड़ गई हैं। शारदा जी, आपको मैं आवाज मिल रही है? जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई महामारी फैलती है या कोई इस तरह का प्रकोप आता है तो उसमें समाज की कितनी जिम्मेदारी होती है बच्चों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर के? जी शारदा जी। जी देखिए, मैं आपसे ये अपना व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूंगी कि मेरी अपनी खुद की बच्ची बहुत छोटी है, 8 साल की है, और इस कोरोना के जो 2 टर्म हमने देखे, उन दोनों में मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या थी बच्चे को समझा पाना, बच्चे को कोरोना की जो गाइडलाइंस थी उसके बारे में अपने तरीके से कन्विंस कर पाना, क्योंकि वो तो बच्चे तो आप जानते ही हो, मतलब बहुत ही दिक्कत था। बाहर खेलने जाना है, मास्क नहीं लगाना है, हैंड वॉश नहीं करना है, तो कुल मिला के ये मतलब दिस इज अ बिग चैलेंज। मतलब
मेरे लिए था। मैं समझ सकती हूँ कि और अभिभावकों को कितनी तकलीफ हुई होगी उस करने। अच्छा, फिर मान लीजिए बच्चा मान भी जा रहा था कि वो बाहर नहीं जा रहा है, पार्क में नहीं खेल रहा है, तो एक सर्टेन स्टेज के बाद मुझे लगने लगा कि ये तो ग्रोइंग बच्चे हैं, 2 महीने का टाइम हो गया, घर के अंदर ही बैठे हैं, कि फिजिकल एक्सरसाइजेस का क्या होगा। बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होने लगा, मतलब मैं देखने लगी वो थोड़ा गुमसुम रहने लगी, चुप रहने लगी। तो मैं, आप ये समझो जानो कि मैं मतलब घर के सारे काम खुद करके, जैसे कि मेड वगैरह नहीं बुला रहे थे हम लोग, सारे काम करने के बाद जब मैं एग्जॉस्ट हो चुकी होती थी, तब मुझे मेरे सामने चैलेंज होता है मैं अपने बच्चे के साथ खेलूं। क्योंकि अगर मैं अब उसके साथ खेलूंगी नहीं तो वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी कि फ्रेंड्स नहीं, मैंने ग्रुप बनाए उसके दोस्तों के, उसमें उससे बात करवाती थी, वीडियो कॉल करवाती थी, कि उनकी मेंटल हेल्थ, मतलब हम बच्चों की इस महामारी के दौर में फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम सुरक्षा के साथ साथ हमें उनकी मेंटल हेल्थ और बाकी चीजों का भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने उभर कर आया है। और सुरक्षा, जैसा कि आपने बताया कि बाकी यौन शोषण, बाकी जो हमारे सामने चैलेंजेस थे, उसके साथ एक ये नया चैलेंज आ गया कि अब हमें अपने बच्चों को इस तरह की बीमारियों से भी बचाना है। कोरोना ओवर हुआ तो आप ये देखिए कि अब डेंगू के सारे प्रिकॉशंस हमें लेने हैं, कि डेंगू में फुल कपड़े पहनो, उन सब चीजों को लेकर के। जी, यानी कह सकते हैं कि जो है बच्चों को इन सब महामारी प्रकोप से बचाने के लिए माता पिता, अभिभावक और समाज की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम पुनीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत से बच्चे इस समय कोरोना काल, जैसे संगीता जी ने भी कहा कि वो घर में खर्च चलाने वाला कोई नहीं रहा, उनके माता पिता, कई बच्चों के तो माता पिता दोनों ही खत्म हो गए, वो अनाथ हो गए। उसके लिए केंद्र सरकार ने जो पीएम केयर फंड है, उससे पीएम केयर चिल्ड्रंस एक योजना भी शुरू की, और इसके साथ ही प्रदेश की योगी सरकार ने भी जो बच्चों के लिए एक बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई, जिसके लिए बच्चों को एक आर्थिक सहायता दी जाए उनकी शिक्षा, उनकी पढ़ाई के लिए, और साथ ही उनके बीमा और उनके स्वास्थ्य आदि की देखभाल के लिए भी योजना शुरू की गई। तो इसके बारे में बताइए किस तरह की योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक नवीन पहल की गई थी। ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड काल में अपने माता पिता को खो दिया है, माता अथवा पिता को खो दिया है, यानी किसी एक सिंगल पेरेंट की भी डेथ हो गई है, तो ऐसे बच्चों को 4,000 रुपये उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके खान पान के लिए, ये सब 4,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत की गई। उनकी शिक्षा के लिए यदि 9th 10th में बच्चे हैं तो उनको लैपटॉप और टैबलेट भी उपलब्ध कराई गई, और यदि बच्ची हमारी 18 वर्ष के आसपास है, 18 वर्ष पूर्ण कर रही है, तो उसकी शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की भी योजना इसी में उपलब्ध कराया गया था। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा पीएम केयर्स फंड के माध्यम से भी धनराशि प्रदान की जा रही है ऐसे बच्चों को जो कोविड काल में अनाथ हो गए, जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। तो धरातल स्तर पे बच्चों को इनका लाभ मिल रहा है? बिल्कुल मैडम, 6,000 से ऊपर बच्चों को इसमें लाभान्वित किया जा चुका है, और इसमें पूर्णतया जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करते हुए ऐसे बच्चे, ऐसे गार्जियंस, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाता है जिनके गार्जियंस की डेथ कोविड से हुई है। थोड़ा सा रुकना चाहेंगे, किस तरह से बच्चे इस तरह से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, समाज से किस तरह से उनको आप खोजते हैं कि जिनके साथ इस तरह की समस्या, उनको आर्थिक लाभ की जरूरत है? मैम, कोविड में जो डेथ हुई है, कोविड से जब डेथ हुई है तो वो हॉस्पिटल्स में रिकॉर्ड है पूरे, वहाँ से उनको मिल गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य के रूप में एक ऐसी योजना भी प्रारंभ की गई है जिसमें यदि उसके गार्जियंस के पास अभिभावक की डेथ का कोई ये प्रूफ नहीं है कि उसको कोविड से डेथ हुई है, लेकिन इस कोविड काल में यदि उनकी डेथ हुई है, यानी 1 अप्रैल 2020 से जिनकी डेथ मान लेते हैं हम लोग हुई है, तो ऐसे अभिभावकों की डेथ वाले बच्चों को भी 4,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान की जा रही है। अर्थात कोविड काल में जिन भी लोगों की डेथ हुई है, यानी जो बच्चे अनाथ हुए हैं या जिन्होंने अपने सिंगल पेरेंट को खोया है, उनको 4,000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की गई, और इसके माध्यम से इन बच्चों की शिक्षा से वापस जोड़ा जा रहा है। ये बच्चे अपने एजुकेशन को पूर्ण करेंगे और निसंदेह ही आगे चलकर ये एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि जो बच्चों ने कोरोना काल में अपने पेरेंट्स को खोया है, उनके लिए सरकार सहायता कर रही है, और उनको भी आगे मुख्य धारा से, ताकि वो जुड़े रहें और समाज के लिए कुछ मिसाल बने, इसके लिए सरकार बहुत सहयोग कर रही है। अब आते हैं संगीता जी आपके पास, जो उत्तर प्रदेश की सीमा जो है नेपाल से लगी हुई है कई, और इसके साथ कई अन्य राज्यों से भी जुड़ी हुई है, तो एक मानव तस्करी, खासकर बच्चों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या यहाँ पे। तो कोविड काल में क्या स्थिति है इसकी? देखिए, तस्करी जो कोविड काल में बहुत बढ़ गई, क्योंकि ना केवल ये कि बच्चों के माता पिता नहीं रहे,
तो बच्चे अनाथ हुए, तो बिल्कुल अनअटेंडेड रह गए, कोई उनको देखने वाला नहीं रह गया। तो जो इस तरह के कई लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो इस त्रासदी के समय को अपना कह सकते हैं एक ऐसा टाइम समझते हैं कि इस समय भी वो फायदा उठाते हैं। मानवीय दृष्टिकोण जिनमें बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे समय पे बहुत सारे बच्चों को इधर उधर उठा करके बेचा जाना, खरीदा जाना, उनके यहाँ तक कि आपको ताज्जुब लगेगा कि बिल्कुल जो गोद वाले बच्चे थे उनको गोद देने के नाम पर ट्रैफिकिंग शुरू हो गई। तो ये बहुत बड़े रूप में शुरू हुआ, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर किया गया। आस पड़ोस में जैसे पुलिस बहुत अवेयर हुई है, पुलिस को उसमें लिया, बहुत सारे एनजीओज को लिया, चाइल्ड लाइन को लिया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा ये चीजें फैल सके, बातें लोगों तक पहुंच सके और लोग ये सरकारी योजना जान करके समझ करके मदद मांग सके। क्योंकि जिसके घर में कुछ भी इस तरह की दुर्घटना या घटना हुई, उसको ये नहीं पता है कि मैं कहाँ जाऊं मदद के लिए। तो ऐसे समय पे मास अवेयरनेस की गई है, जिससे कि चाइल्ड लाइन के फोन जो टोल फ्री नंबर है उस पे भी बहुत सारे केसेस आए। पुलिस थानों में कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि हमारे घर के आसपास या इस तरह से ऐसा हो गया है, तो इसको मदद की जरूरत है। तो बहुत सारे अच्छे लोग भी हमारे समाज में हैं जो सामने आए और इन बच्चों को ऐसे स्थिति में पहुंचाया है कि चलिए कुछ तो इनकी मदद हो सके, और सरकार कर ही रही है। तो इस तरह से ये ट्रैफिकिंग, लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि ट्रैफिकिंग रुकी नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में ये अभी भी चल रही है। तो इसलिए या आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगी हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो ये समझ लें कि कभी भी कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ हो सकता है कि कोई अभिभावक होते हैं कि बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, तो वो जल्दी में किसी और से गोद ले लें और पैसा दे दें। कोई भी गोद लेने का तरीका ऐसा नहीं है। और कोविड काल में इस तरह से कई अभिभावक जो जैसे माँ अकेली रह गई है, उसने भी अपने बच्चे को बेचने की कोशिश की है। तो हमको इन सब चीजों से बच के रहना है। हमको जो भी अगर बच्चे को गोद लेना है तो कानूनी तौर से लेना है, और कोशिश ये करनी है कि हम हर एक बच्चे की मदद के लिए आगे आए। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपके पास 112 जो पुलिस का नंबर है, 1098 नंबर है, 1090 है, 181, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो तत्काल आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, और कोई भी बच्चा किसी भी परेशानी में है तो मदद मांगी जा सकती है। जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि सरकार तो अपना काम कर रही है, संस्थाएं अपना काम करें, कि लोगों को भी इसमें सहयोग करने की बहुत जरूरत है। हम चलते हैं शारदा जी आपके पास। शारदा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों के भी अपने अधिकार होते हैं वयस्कों की तरह। अक्सर लोगों को अनभिज्ञ होते हैं, समाज को या खासकर जो गरीब और पिछड़े आंकों के लोग हैं उनको इनकी जानकारी नहीं होती है, लेकिन आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि बच्चों के क्या अधिकार होते हैं। जी शारदा जी। बच्चों के अधिकार हमारे देश में बिल्कुल बड़ों की तरह ही या उससे अधिक राइट्स उनको दिए गए हैं। सुरक्षा का, एजुकेशन का, अच्छे आहार का। सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई हैं, बाल विकास उसके हिसाब से। अब इस पे पुष्टाहार के लिए, मतलब उनके भोजन के, अगर बच्चा बचपन ही अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो बच्चा आगे चल करके एक अच्छा नागरिक कैसे बनेगा। इसके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती है। आपको, हमारे दर्शकों को मालूम होगा कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को स्कूल में पुष्टाहार, दलिया, मीठा और नमकीन दलिया, पका हुआ भोजन दिया जाता है। उनके पढ़ने लिखने का ध्यान, उनकी यूनिफॉर्म, उनकी ड्रेसेस, उसका ध्यान दिया जाता है। सरकार मुहैया कराती है कि बच्चा स्कूल जाए, पढ़ाई करे, अच्छा भोजन ले, एक हेल्दी बच्चा बने, न कि कुपोषण का शिकार हो। जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए अलग तरीके की योजनाएं सरकार ने बना रखी हैं कि कुपोषण से लड़ने के लिए जो उनको भोजन मुहैया कराया जाता है वो अलग तरीके का होता है। उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है कि उसमें प्रोटीन, विटामिन्स, एनर्जी सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, जो कि किसी भी हेल्दी बच्चे के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन गरीब माँ बाप उन्हें नहीं मुहैया करा पाते हैं। तो सरकार ने उसके लिए योजना बनाई है कि वो स्कूलों, आंगनबाड़ी के माध्यम से उन बच्चों तक ये सारी चीजें पहुंचाए। क्योंकि जब बच्चा स्वस्थ होगा, हेल्दी होगा,
उसका बचपन तंदुरुस्त होगा, तभी वो एक अच्छा नागरिक बनेगा, अच्छी पढ़ाई करेगा, आगे चल करके अच्छी नौकरी या अच्छा करियर बनाएगा, जिससे कि एक हेल्दी समाज का गठन होगा, एक तंदुरुस्त समाज का। अभी हमारे सहयोगी वार्ताकार कह रही थी कि इस कोरोना के समय में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बहुत ज़्यादा समस्या आई है। मैंने भी इस चीज़ को अपने समाज इसमें इर्द गिर्द देखा, महसूस किया है कि कुछ घर तो ऐसे हैं कि जहाँ पे माँ बाप दोनों ही नहीं रहते। अब उन बच्चों को वो रिश्तेदारों के बीच में शटल बने हुए हैं कि उनको कौन रखे, कैसे रखे। मान लीजिए एक माँ अकेले बची है, तो अब संक्षेप में चाहेंगे आपसे शारदा, क्योंकि सवाल कई हैं और कई बातों विषयों पे चर्चा करनी है। हम चाहेंगे एक नया तरह का बच्चों के खिलाफ जो एक अपराध उभर के सामने आया है। पुनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक साइबर अपराध आ गया, क्योंकि इस दौरान जो बच्चों ने, आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई बच्चों की, इस दौरान अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने कोरोना काल के दौरान देश भर में दर्ज मामलों की रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में 5% की बढ़ोतरी हुई है। उसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो वो शीर्ष पर है। तो आप क्या कहेंगे कि बच्चों को, क्योंकि अब जिस तरह की पढ़ाई का माहौल हो रहा है, उसमें बच्चों को मोबाइल या लैपटॉप प्रोवाइड करना उनको जरूरी हो गया है, तो उस तरह से जो साइबर अपराधी बहुत तरीके से बढ़े हैं, उसकी शिकायतें भी बढ़ी हैं, उसको किस तरह से रोका जाए, इस तरह की सुरक्षा बच्चों को साइबर क्राइम से सुरक्षित किया जाए, उस पर आप क्या कहेंगे पुनीत जी? देखिए, साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे, बच्चे लगातार लैपटॉप के साथ, टैबलेट्स के साथ, मोबाइल के साथ लगे हुए थे, और बच्चे का एक क्यूरियोसिटी, किसी का ना जिज्ञासु मस्तिष्क होता है बच्चों का, तो वो क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी में कभी कभी वो किसी वेबसाइट पर चले गए, किसी आगे चले गए, और इसी का जो साइबर क्राइम करने वाले, हमारे बुलिंग करने वाले जो इस टाइप के लोग हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और वो प्रयास करते हैं कि हम उन बच्चों को किसी तरीके से इसमें जिसको कहते हैं कि बच्चों को परेशान कर सकें, या बच्चों को जो है उनको गलत तरीके से उसमें आगे बढ़ा सकें। तो जो साइबर क्राइम की चीज़ें रिपोर्टेड हुई हैं, वो तो उस पर कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा से की गई है। इसको रोकने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण वो यह था कि किस तरीके से हम इंटरनेट का उपयोग करें जो एजुकेशन के रूप में, शिक्षा के रूप में और जानकारी के रूप के माध्यम के रूप में कार्य कर सके। इसकी हम लोगों ने लगातार प्रशिक्षण कराए हैं। स्कूलों ने भी अपने जो एक पोर्टल्स बनाए थे, जो स्कूलों ने अपने ऑनलाइन क्लासेस के टीन्स के ग्रुप बनाए थे, उनमें भी उन्होंने प्रयास किया था कि किसी तरीके से बाहरी किसी का अवांछित लोगों का कोई हस्तक्षेप ना हो सके, हैकर्स उसमें आगे ना बढ़ सके, और उनके उस क्लोज ग्रुप को जो है वो डिस्टर्ब ना करें या अपनी कोई चीज़ें उसमें ना भेज सकें। साइबर क्राइम को रोकने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो यही है कि हम जागरूकता बढ़ाएं। हम अधिक से अधिक बच्चे हमारे मोबाइल के साथ क्या कर रहे हैं इसको देखना भी हमारा एक अपना कर्तव्य हो जाता है कि हमको बिल्कुल देखते रहें। पुनीत जी, आपको रोकना चाहेंगे। संगीता जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहेंगे कि समाज की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी, चाहे वो साइबर अपराध हो या किसी तरह का बच्चे का अगर यौन शोषण हो रहा है, लेकिन इसमें शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो स्कूलों में शिक्षकों को कितना इस बाल सुरक्षा के प्रति उनको प्रशिक्षण करने की आवश्यकता है, इस पर संक्षेप में आपसे उत्तर चाहेंगे। देखिए, हम लोग कहते हैं ना, जितना हिस्सा बच्चे के जीवन में घर का होता है, उसके बाद घर के बाद सबसे ज्यादा जो रहता है वो स्कूल्स कॉलेजेस में रहता है। तो इसलिए शिक्षकों और शिक्षिकाओं की भी पूरी जिम्मेदारी है, और इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं। हम लोग खुद भी शिक्षकों को ट्रेन करते हैं, और जैसे साइबर बुलिंग की बात कही या चाइल्ड अब्यूज की बात कही, हाँ, ये सारी ही चीजें हम लोग बताते हैं, टीचर्स को भी बताते हैं, और टीचर्स खुद भी आजकल मुझको लग रहा है वो लोग भी थोड़ा अवेयर हो रही हैं, और खुद भी गूगल करके देखती हैं, पता करती हैं। तो इसमें उसको, वो भी एक समाज की कड़ी हैं, तो उनको भी उतना ही जिम्मेदारी है जितना कि माँ बाप। आपसे पुनीत जानना चाहेंगे कि चूंकि चुनाव का समय आ रहा है, तो अपने अपने घोषणा पत्र जारी करेंगे राजनीतिक पार्टियां, उसमें बच्चों के क्या कोई मुद्दे हैं जिसको राजनीतिक पार्टियों को शामिल करना चाहिए? आप उस पर कुछ सुझाव देना चाहें तो संक्षेप में। बच्चों का, देखिए, बच्चों का जहाँ तक बात आती है, बच्चों के अधिकार को सुरक्षित करना हमारे संविधान द्वारा भी, चाहे संविधान के अनुच्छेद 39 में जाए, अनुच्छेद 15 में जाए, हम देखते हैं कि बच्चों के अधिकार को सुरक्षित किया गया है। UNCRC में 1992 में भारत सरकार द्वारा जो है साइन किए गए थे। हमने उनके अधिकारों को जो है सुरक्षित करने के लिए सहमति व्यक्त की है, और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के माध्यम से उनके अधिकारों को हम सुरक्षित कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, बच्चों के स्वास्थ्य, बच्चों के स्वावलंबन, इन 4 बिंदुओं पर कार्य करने के लिए सभी सरकारें कटिबद्ध हैं, और वो किसी घोषणा पत्र का मुद्दा इसलिए भी नहीं मान सकते क्योंकि सरकार की ये नैतिक एवं
संवैधानिक दायित्व है जो हमें पूर्ण करना है। जी, बहुत सही कहा आपने कि जो जिम्मेदारी है वो समाज की भी है और सरकार की भी, दोनों मिल करके बाल सुरक्षा के ऊपर बेहतरीन तरीके से कार्य कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में आने और अपना बाल सुरक्षा जैसे गंभीर विषय पर अपना विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अंत में हम यही कहेंगे कि जो एक देश है उसकी नींव जो होती है वो बच्चे होते हैं। अब वो कोई देश तभी मजबूत होगा जब वहाँ उस देश के बच्चों को उचित शिक्षा, खान पान, स्वास्थ्य के साथ ही उन्हें एक सुरक्षित माहौल मिले। तो आज की चर्चा यही समाप्त करने की मुझे दीपाली सिंह को दीजिए अनुमति। कल किसी नए विषय पर आपसे फिर से होगी चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।